और 3 से 6 महीने बाद इन लोग, लेकिन इस पर ज्यादा मत सोचो। जाहिर है, हर बार जब आपको ना मिलता है तो आप थोड़ा उदास महसूस करेंगे, लेकिन इस पर ज्यादा मत सोचो क्योंकि आपको अगले हाँ का इंतजार करना चाहिए। आप में से हर एक जो अभी यह देख रहा है, चाहे वह लाइव हो या रिकॉर्डिंग पर, एक सफल उद्यमी बनना चाहता है। बाद ही आप सफल होकर बाहर निकल सकते हैं। आशा है आप सब जहां भी हैं अच्छा दिन बिता रहे होंगे। हम आज वाकई में काम पर थे, अभी भी अपने पुराने कपड़ों में हूं, सचमुच दरवाजे से अंदर आया हूं। अपनी जिंदगी के बारे में पोस्ट किया क्योंकि मैं आज काम पर इसके बारे में सोच रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसे बाहर निकालते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। तो आज मैं आप लोगों से किस बारे में बात करना चाहता हूं? अस्वीकृति हम सभी ने इसे झेला है ना? किसी न किसी रूप, आकार या तरीके में। और व्यक्तिगत स्तर पर यह बहुत दुख देता है क्योंकि किसी को भी अस्वीकार किया जाना पसंद नहीं है। लेकिन अस्वीकृति का एक व्यावसायिक पहलू भी होता है। और आज मैं आपसे अस्वीकृति के बारे में बात करना इसलिए चाहता था क्योंकि यह वाकई आपके व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आप अस्वीकृति को संभालना सीखें। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है इसे कुछ सकारात्मक में बदलना। मुझे याद है कि मेरे पिता ने मुझे आतिथ्य क्षेत्र में शिकायतों को संभालने के बारे में बताया था। जाहिर है मैं उसी क्षेत्र से आता हूं। मैं पेशे से एक शेफ हूं। मैं एक पब में पला बड़ा हूं। मेरे पिता के पास होटल और रेस्तरां आदि थे और उन्होंने हमेशा मुझे सिखाया कि शिकायतों को संभालना एक कला है और अगर आप इसे सही तरीके से संभालें तो आप इसे एक बहुत बड़ी सकारात्मक चीज में बदल सकते हैं। अस्वीकृति भी बिल्कुल वैसी ही है। हम सभी ने इसे झेला है, खासकर व्यापार में। जब हम लोगों के पास जाते हैं, उन्हें उन चीजों के बारे में बताते हैं जो हम कर रहे हैं और चाहते हैं कि वे उस पर नजर डालें। और बताइए क्या होता है? हमें अस्वीकृति मिलती है ना? और आप उस अस्वीकृति को कैसे संभालते हैं, यही वास्तव में आपके व्यापार में आपकी मदद करेगा। तो चलिए इसे थोड़ा देख लेते हैं। और ये जाहिर तौर पर व्यापार के नजरिए से है, व्यक्तिगत नजरिए से नहीं। लेकिन यहां बताई गई कई चीजें आप निश्चित रूप से अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यापार में अस्वीकृति, चाहे वह ग्राहकों, निवेशकों या साझेदारों से हो, एक सामान्य बाधा है जिसे भावनात्मक रूप से संभालना और रणनीतिक रूप से प्रतिक्रिया देना आवश्यक है। जहां तक अस्वीकृति का सवाल है, तात्कालिक या झटपट प्रतिक्रिया देना वास्तव में सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। हम में से कई बार आपा खो बैठते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, अक्सर ऐसी बातें कह देते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। और यह सब तब होता है जब अस्वीकृति मिलती है। ये वास्तव में एक कला है और ऐसी चीज है जिसे संभालना आपको सीखना पड़ता है। सफल उद्यमी, और मैं इस बात में पूरी तरह विश्वास करता हूं, आप में से हर एक जो अभी यह देख रहा है, चाहे वह लाइव हो या रिकॉर्डिंग पर, एक सफल उद्यमी बनना चाहता है। और यही वह जगह है जहां हमें अस्वीकृति को सीखने के एक मौके के रूप में देखना चाहिए, न कि व्यक्तिगत असफलता के रूप में। प्रतिक्रिया प्राप्त करके अपने तरीके को सुधारते हुए, चाहे वह उत्पाद हो, प्रस्तुति हो या आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द हों, यही वह जगह है जहां हम चीजों को समायोजित करना, बाजार की जरूरतों के अनुसार ढलना और सही मेल ढूंढने के लिए लगातार प्रयास करना सीखते हैं जो आपके लिए उपयुक्त हो। इसलिए असफलताओं को विकास के महत्वपूर्ण ईंधन में बदलना चाहिए, न कि अस्वीकृति को ऐसी चीज मानना जिससे हर हाल में बचना है। छुप जाने के लिए, खुद पर बहुत ज्यादा तरस खाने के लिए, फिर से बिल्कुल भी कोशिश न करने के लिए, या सच में अपनी पुरानी परछाइयों में हमेशा के लिए लौट जाने के लिए नहीं। यह वह नहीं है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं या जिसे हम देखना चाहते हैं। अगर आप एक उद्यमी हैं तो आपको इसे अपनी विकास और सीखने की यात्रा में एक सीढ़ी के रूप में लेना चाहिए। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आप और आपका व्यवसाय दोनों का बढ़ना। उस असफलता का उपयोग करें, उस अस्वीकृति का उपयोग करें खुद को ढालने, सीखने के लिए, ठीक है? ताकि आप उसे अपने विकास के ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकें।
तो कुछ आम कारण जिनकी वजह से आपको अस्वीकृति मिलती है, चाहे वह व्यवसाय में हो या अन्य क्षेत्रों में, वे निम्नलिखित हैं। जरूरतों का मेल न होना। क्लाइंट या निवेशक की जरूरतें, बजट या समय आपके प्रस्ताव से मेल नहीं खाते। जब वे ना कहते हैं, तो हो सकता है कि उसका आपसे या आपके प्रस्ताव से कोई लेना देना ना हो। हो सकता है उनके लिए यह सही समय ना हो सकता है उनका दिन काम पर खराब गया हो सकता है उन्हें कोई बुरी खबर मिली हो सकता है वे आर्थिक रूप से आपके प्रस्ताव को अपनाने या उसका भुगतान करने में सक्षम न हो। बिल्कुल सीधी और साधारण बात है। अगर इसका आपसे या आपके उत्पाद से कोई लेना देना नहीं है, तो यह सब उसी वजह से है। समय का सवाल है। इसलिए इसे अपनी कोशिशों, उस निवेशक या ग्राहक के लिए व्यक्तिगत अस्वीकृति के रूप में न लें। कई बार उस पल आपके लिए बस समय सही नहीं होता। इसी वजह से यह बहुत जरूरी है कि अस्वीकृति के उस पुल को न जलाएं। इन लोगों की जानकारी रखें और 3 से 6 महीने बाद इन लोगों से दोबारा संपर्क करने की आदत डालें। देखें कि वे कैसे हैं और क्या वे ऐसी स्थिति में हैं जहां वे फिर से रुचि दिखा सकते हैं। उस डेटा को बस यूं ही नजरअंदाज न करें। उनका ना को भविष्य के लिए भी ना न माने। और यह एक ऐसी चीज है जिसे आप सीखेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपके व्यवसाय के संदर्भ में हो सकता है आपकी वैल्यू प्रपोजिशन कमजोर हो। वह क्या है? शायद आपके पिच या आपके उत्पाद को उसकी अनूठी खूबियों को और स्पष्ट रूप से बताने की जरूरत है। यह सब कैसे होता है? अंदाजा लगाइए सीखकर कि आप असल में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। यह है सीखना कि यह लोगों को क्यों लाभ पहुंचाएगा, सीखना कि यह दूसरों से कैसे अलग है जिनके पास कुछ इसी तरह की चीज हो सकती है। यह सब आपके पिच के लिए बेहद जरूरी है ताकि आपकी चीज में उनकी रुचि जगे, न कि किसी और चीज में। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, उसकी पूरी सूची कि वह क्या-क्या कर सकता है, तो आप खुद को ऐसी स्थिति में रख रहे हैं जहां आप अपने उत्पाद या सेवा में किसी की रुचि जगाने का सबसे अच्छा मौका खुद को नहीं दे रहे हैं। इसीलिए अपने हाथ में मौजूद उत्पाद और सेवा के बारे में सीखना इतना महत्वपूर्ण है। खराब समय। मैंने पहले कहा था, हो सकता है कि बाजार या दूसरी पार्टी उस समय आपके द्वारा दी जा रही समाधान के लिए तैयार ही ना हो, लेकिन वह अस्वीकृति जरूरी नहीं कि उस व्यक्ति के लिए सब कुछ खत्म कर दे। जैसा कि मैंने कहा, 3 से 6 महीने बाद आप इन्हीं लोगों के पास उसी या किसी अलग समाधान के साथ फिर से जा सकते हैं और उस समय वह समय उनके लिए आदर्श हो सकता है। साथ ही आंतरिक समस्याएं, एक दोषपूर्ण व्यापार योजना या खराब साझेदारी की शर्तें भी तीसरे पक्ष द्वारा अस्वीकृति के कारण हो सकते हैं, यानी व्यवसाय के लिए खराब प्रचार आदि, या जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। इन सभी बातों से लोगों के ना कहने में मदद मिलती है या सहारा मिलता है। तो अस्वीकृति को कैसे संभालें और उस पर काबू पाएं? सबसे पहले अपनी भावनाओं को स्वीकारें और उन्हें महसूस करें। खुद को निराश होने दें, लेकिन इस पर ज्यादा मत सोचो। जाहिर है, हर बार जब आपको ना मिलता है तो आप थोड़ा उदास महसूस करेंगे, लेकिन इस पर ज्यादा मत सोचो क्योंकि आपको अगले हाँ का इंतजार करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, चलो देखते हैं आज मुझे कितने ना मिल सकते हैं। यह देखने के बजाय कि मुझे कितनी बार हां मिल सकती है, वे इसे उल्टा कर देते हैं और ना गिनने लगते हैं। वे खुद को हां के बजाय ना पाने की चुनौती देते हैं। मैं आपको यह क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इससे आपकी प्रस्तुति कहीं ज्यादा सकारात्मक हो जाती है, क्योंकि आप ना मिलने पर उदास महसूस नहीं करते। आप वास्तव में उस ना के सकारात्मक पक्ष को देख रहे हैं, न कि
उसके नकारात्मक पक्ष को। तो ये है यह समझना कि न अक्सर असंगति को दर्शाता है, न कि आपकी व्यक्तिगत योग्यता या उस उत्पाद की कमी को जिसे आप किसी को पेश कर रहे हैं। प्रतिक्रिया प्राप्त करें और सीखें। समझने के लिए रचनात्मक आलोचना मांगें कि क्यों, और इसका उपयोग अपनी रणनीति को बेहतर बनाने के लिए करें। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं या किसी को वह समाधान, वह उत्पाद देने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वे ना कहते हैं तो खुले रहें, ईमानदार रहें और उनसे पूछें कि क्यों, इसमें कोई हानि नहीं है। और अगर वे कहते हैं कि मैं इसे खरीद नहीं सकता, या समय सही नहीं है, या ऐसी ही कोई और बात, तो ये उनके लिए उचित कारण है। अगर वे कहते हैं कि आपका उत्पाद बेकार है, तो वह पूरी तरह से अलग स्थिति है, क्योंकि और यह वह बात है जिसे आपको अपनी कंपनी तक पहुंचाना चाहिए, ताकि उन्हें भी यह फीडबैक मिल सके। अगर यह किसी व्यक्तिगत कारण से है, तो आप अपने प्रस्तुतिकरण को इस तरह से समायोजित कर सकते हैं कि भविष्य में लोगों से कैसे संपर्क करना है। उस फीडबैक का सकारात्मक तरीके से उपयोग करें। दृढ़ और सकारात्मक बने रहें। अस्वीकृति से सहनशीलता बढ़ती है और लगातार सुधार करते हुए आगे बढ़ते रहें, बजाय इसके कि दिन को यहीं खत्म कर दें और आगे न बढ़ें। याद रखें, अगर आप रुक गए तो आप अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाएंगे। दृढ़ता ही कुंजी है। लगातार आगे बढ़ते रहना, जारी रखना, यह हर एक सफल उद्यमी की सफलता की कुंजी है, जो कभी भी रहा है। कोई भी पहली बार में ही किसी चीज पर नहीं पहुंचा। हर कोई यकीनन कभी न कभी इस दौर से गुजरा है। हां, अस्वीकृति का सामना करने के बाद ही आप सफल होकर बाहर निकल सकते हैं और बड़े व्यवसाय खड़े कर सकते हैं। आखिरी बात यह है कि सही फिट पर ध्यान दें। उन ग्राहकों और साझेदारों के साथ काम करें जो आपकी कद्र करते हैं, क्योंकि इससे अधिक संतुष्टि और निश्चित रूप से सफलता मिलती है। यह समझना भी जरूरी है कि मानसिकता में बदलाव क्या होता है। ये क्या है? असफलता से प्रेरणा तक। अस्वीकृति को प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करें, ताकि आप अपनी वैल्यू प्रपोजिशन और अपनी पेशकश को मजबूत कर सकें। मूल रूप से आप जो कर रहे हैं वह यह है कि आप अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, ये जान रहे हैं कि क्या काम नहीं करता और क्या काम करता है, और जो चीजें काम करती हैं उन्हें अपने प्रोडक्ट या समाधान को बेचने के लिए अपनी पिच में और अधिक शामिल कर रहे हैं। इन सभी बातों को आपको अपनी सीख के हिस्से के रूप में अपनाना चाहिए और अपनी मानसिकता को नकारात्मक से सकारात्मक की ओर बदलना चाहिए। पुनरावृत्ति की प्रक्रिया। ये समझें कि स्टार्टअप की यात्रा में अक्सर बड़ी सफलताओं से पहले कई बार अस्वीकृति मिलती है। याद रखें, यही मैं उस बात पर लौटता हूं जब कोई कहता है, मैं कितने ना सुन सकता हूं। जितने अधिक ना मिलेंगे, अगली बार हां मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। और यही तरीका है ना, और अस्वीकृति के सकारात्मक पक्ष को देखने का, बजाय इसके कि 5 बार ना सुनने के बाद सोचें, बस अब और नहीं, कोई इसे नहीं करेगा, कोई साथ नहीं आएगा, कोई मेरा उत्पाद इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई हां नहीं बोलेगा। जितने अधिक ना मिलेंगे, अगली बार हां मिलने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। खैर दोस्तों, मैंने सोचा कि आज यह बात आपके सामने रखूं, क्योंकि हम सभी ने किसी न किसी रूप में अस्वीकृति का अनुभव किया है। व्यापार के नजरिए से हम में से कई लोग जानते हैं कि यह कैसा महसूस होता है। हम इससे क्या सीखते हैं, इसे कैसे आत्मसात करते हैं और इससे आगे कैसे बढ़ते हैं, यही हमारी सफलता की कुंजी है। अगर आप मेरी कही हुई बातों को याद रखें, खासकर अस्वीकृति के बारे में, और यह सुनिश्चित करें कि आप उन अस्वीकृतियों से कुछ सीखें, तो अगली बार आपको हां जरूर मिलेगी। मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है कि आप सबसे कल फिर बात होगी। पहले
क्योंकि यह जरूरी है कि आपके पास थोड़ा आराम करने का समय हो, ताकि आप फिर से नई ऊर्जा और उत्साह के साथ लौट सकें और वह ताकत भी पा सकें जिसकी आपको जरूरत है। बार बार होने वाली समस्याएं भी समय निकालने का एक और कारण है। जब छोटी छोटी समस्याएं बढ़कर बड़े मुद्दे बन जाती हैं, तो यह जड़ तक पहुंचने की जरूरत को दर्शाता है। इन समस्याओं के साथ लगातार चलते रहने से बेहतर है कि आप थोड़ा समय निकाल लें। शायद आपको रुकना चाहिए, ताकि आप फिर से खुद को तैयार कर सकें और आगे बढ़ने की स्थिति में आ सकें। तो रणनीतिक विराम के कौन कौन से प्रकार होते हैं? हमने उन कुछ कारणों के बारे में बात की है कि आपको यह समय क्यों निकालना चाहिए, यह रणनीतिक विराम क्यों लेना चाहिए, फिर से खुद को तैयार करने और आगे बढ़ने के लिए। तो आप अपने व्यवसाय में उस विशेष आवश्यकता के अनुसार क्या कर सकते हैं? आप चिंतनशील विराम ले सकते हैं, जिसमें आप मौजूदा रणनीतियों की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी संचालन आपके व्यवसाय के मुख्य उद्देश्य के अनुरूप हों। यह उतना ही आसान हो सकता है जितना कि एक टीम मीटिंग करना, जिसमें आप उन मुख्य लक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन और पुनरावलोकन करें, ताकि हर कोई जान सके कि वे सही दिशा में हैं और व्यवसाय जो हासिल करना चाहता है उसके साथ फिर से जुड़ जाएं, ताकि आप फिर से आगे बढ़ सकें। सुधारात्मक विराम। सुधारात्मक विराम क्या है? यह किसी चल रही गतिविधि को रोकने के लिए है, ताकि स्थिति का विश्लेषण कर दिशा सही की जा सके। किसी ऐसे जोखिमपूर्ण प्रोजेक्ट की जो बार बार हो रहा है। फिर से, आप वह जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं? हमने ग्राहक संबंध के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के बारे में बात की थी, यह सुनिश्चित करके कि आपके पास ग्राहकों से फीडबैक है, ताकि आपको पता रहे कि ग्राहक और व्यवसाय के बीच संबंध के मामले में आप सही रास्ते पर हैं। और अगर आप रास्ते से भटक गए हैं, तो आपको वह विराम लेना होगा, ताकि आप यह सुनिश्चित कर सकें कि आपके पास सही सुधारात्मक क्षेत्र हैं, ताकि आपने उसका विश्लेषण कर लिया है और आप प्रोजेक्ट को सही कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह फिर से सही रास्ते पर आ जाए। एक चीज होती है जिसे इनोवेटिव पॉज कहा जाता है, और इसका उद्देश्य रचनात्मकता को बढ़ावा देना और मौजूदा समस्याओं के लिए नए विचारों और दृष्टिकोणों पर विचार मंथन की अनुमति देना है। यह अन्य पॉज के साथ साथ चलता है, अन्य पॉज के साथ भी। तो आपने अपना पॉज लिया है, चाहे वह किसी भी कारण से हो, और फिर आप उस रचनात्मक विचार मंथन में प्रवेश करते हैं, अपनी टीम से बात करने के लिए, अपने साझेदारों या किसी और से बात करने के लिए।